मोदी जी ने तो पूरा तय कर लिया कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े होना है। हम लोग तो एकदम बिल्कुल इतने ज्यादा परेशान है कि अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते मोदी जी के कारनामे। चाइना वर्ल्ड लीडर बन गया सडनली। जो जगह हमारी थी, जिसका क्रेडिट हमें जाना चाहिए था, सडनली इस फिलिस्तीन के मुद्दे की वजह से चाइना वर्ल्ड लीडर बन गया। तो ये किसकी वजह से हुआ? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की अपनी लालची प्रवृत्ति की वजह से कि वो करप्शन में बेंजामिन नेतन्याहू का साथ नहीं छोड़ सकते। बेंजामिन नेतन्याहू ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ इजराइल में सबसे बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। उनको पता है वो कभी भी जो फिलिस्तीन का युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि उनके फौजी आज टैंकों से जमीन पे कदम उतारते हुए डर रहे हैं। वो सिर्फ हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पे बम चला सकते हैं, टैंकों से गोले बरसा सकते हैं। जो भी उनका मुकाबला करने आता है तो उनके फौजी पलट के भाग रहे हैं। ये इससे मोदी जी ट्रेनिंग दिलवाना चाहते थे हमारे देश के बहादुर सैनिकों को। इजरायलियों से वो डरपोक बना देते। ये तो बड़ा अच्छा हुआ। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो अग्निवीर कहाँ से आया है? ये अग्निवीर ही लड़ रहे हैं वहाँ पे, जो जमीन पे पैर नहीं रख पा रहे हैं अपने। भारत के इतने बहादुर लोगों को अग्निवीर की ट्रेनिंग देके 3 साल में बुजदिल बनाने का सेना को जो ठेकेदारी मोदी जी ने ली है, उसको भी दोबारा सोचने का मौका आ गया। मोदी जी फोन कॉल कभी भारत के लिए नहीं करते। अभी कतर में हमारे जो नौसैनिक हैं वो फांसी की सजा फेस कर रहे हैं, वहाँ मोदी जी फोन नहीं करेंगे पर्सनल। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 45 दिन से जो है युद्ध चल रहा है इजराइल फिलिस्तीन का, गाजा पट्टी पर कब्जा करने का, और अल-शिफा अस्पताल पर जिस तरीके से वहां पर कार्रवाई चल रही है वो सब आपको पता है। लेकिन इसके साथ साथ भारत में क्या कुछ माहौल है वो सब भी आप जान रहे हैं। और अभी भी भारत में आलोचना हो रही है और तमाम जो विश्लेषक हैं वो समझा रहे हैं कि किस तरीके से भारत की विदेश नीति कमज़ोर होने के कारण चाइना इसका फ़ायदा उठा रहा है। और सही समय पर अगर भारत ने कदम ना उठाया होता तो आने वाले समय में भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता, और चाइना इसी समय का इंतज़ार कर रहा था। इसी पर हम गंभीरता से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एडवोकेट महमूद प्राचा। सर, क्या कहेंगे जो विदेश नीति है भारत की किस तरीके से कमज़ोर होती जा रही है? देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है और हम सब लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि एक जो विश्वगुरु, भारत एक तरीके से विश्वगुरु है ही, लेकिन उसको हम लोग सही तरीके से, और ख़ास तौर पे ये जो समय चल रहा है अभी, ये इंडिया का टाइम है। जैसे चाइना का टाइम आया था ना 1980 के दशक से बाद से, 1990 के दशक के बाद से चाइना के 2 दशक आए थे। ये 2 दशक हमारे चल रहे हैं। अभी हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर देश होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की और आरएसएस और मनुवादी ताकतों की वजह से हम लोग सबसे मजबूत देश बन नहीं पा रहे हैं। सब चीज़ें होने के बावजूद भी, हमारे देश में ताकत होने के बावजूद भी क्यों नहीं बन पा रहे, वही बड़ा सवाल आता है कि क्या वजह है जिसके पीछे खिंचाव आ रही? वजह ये है, और वजह एक ही है, अडानी। और अडानी जैसे दूसरे लोग, आरएसएस और मोदी जी और अमित शाह जैसे दूसरे लोग, ये मोदी जी और अमित शाह जी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए देश का नुकसान कर रहे हैं, और अपने फ़ायदे के लिए, अडानी जी के फ़ायदे के लिए, अंबानी जी के फ़ायदे के लिए पूरे देश का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन चाइना के साथ हाथ मिला के 80-20 का ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि 1 रुपया का व्यापार होता है चाइना और हमारे बीच में, तो 80 पैसे चाइना कमाता है, 20 पैसे हमारे हिस्से में आते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। मोदी जी बिल्कुल आंखें बंद करके ये सारे कार्य कर रहे हैं। और इसी तरीके से आरएसएस ने, जो दूसरी दुनिया में एक आरएसएस जैसी शक्ति है, ज़ायनिज़्म जिसे कहते हैं, इजराइल की सरकार, इजराइल के लोग नहीं, इजराइल की सरकार, जैसे आरएसएस और हिंदुओं में और आरएसएस में फ़र्क है, वैसे ही ज़ायनिज़्म में और यहूदियों में, यानी कि ज्यूज़ में फ़र्क है। गंदे घिनौने काम आरएसएस करती है, नाम बदनाम हिंदुओं का भी होता है। गंदे घिनौने काम कर रहे हैं ज़ायनिस्ट, नाम बदनाम यहूदियों का होता है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझने की बात है। लेटेस्ट बात यह है कि देखिए, भारत एक ऐसा देश था जिसने नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाया। सारी दुनिया में किसी का भी डिस्प्यूट होता था तो भारत एक ऐसी जगह है, भारत का देश एक ऐसा है, इंडिया का देश एक ऐसा है कि सब लोग ये विश्वास करते थे कि किसी का भी डिस्प्यूट होगा तो कोई निष्पक्ष रूप से, बगैर किसी ब्लॉक में हुए, किसी भी ब्लॉक की बात हो, भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम आर्बिट्रेशन कराने के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे हम न्याय कराने के लिए जा सकते हैं। ये भारत की ताकत, अंदरूनी ताकत है। ये एक लंबे समय से पैदा हुई हुई ताकत है भारत के लोगों की, जिसे मोदी जी ने सिर्फ अडानी जी की खातिर, क्योंकि उनको हाइफा का पोर्ट उस समय
पब्लिसिटी बेंजामिन नेतन्याहू साहब के साथ देखी थी ना आपने, जब उनके एकदम मुंह पे एकदम कीचड़ मली जा रही थी अडानी जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, तो उन्होंने बचाने के लिए हाइफा पोर्ट में खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाइफा पोर्ट की एक पब्लिसिटी करके उनकी छवि सुधारने की कोशिश की थी। उसके अलावा भी जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं वो आरएसएस की तरह करप्शन फैलाने में सबसे एक्सपर्ट होती हैं दुनिया भर में, अगर वो किसी चीज़ में एक्सपर्ट है। और भैया 7 अक्टूबर के बाद तो ये एक बात साबित हो गई कि उनके पास कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है डिफेंस की, कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी सर्विलेंस की नहीं है। हाँ, जो उनके पास धोखाधड़ी की टेक्नोलॉजी है, जैसे ईवीएम को मैनिपुलेट करना, जैसे पेगासस लगा के लोगों के जो बेचारे आम नागरिक हैं उनके फ़ोन टैप करके और उनके डेटा चुरा के उसका व्यापार करना, बिटकॉइंस लाना, पूरी दुनिया में जो शेयर मार्केट में घोटाले होते हैं उसको करने का काम ज़ायनिस्ट ताकतें करती हैं। आरएसएस के लोगों ने उनसे हाथ मिला लिया। जिस तरीके से, हाँ बोलिए। अभी लेटेस्ट जो सबसे बुरी बात जो आजकल हुई है, जिसकी वजह से हम जैसे लोग तो बिल्कुल एकदम उदास भी हैं, परेशान भी हैं, समझ में नहीं आता क्या करें कि पूरा जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी डेलीगेशन बना के हमारे दिल पे क्या गुजरी होगी आप सोच नहीं सकते। चाइना में जा रहे हैं, उनसे कहने के चाइना के कितना अच्छा देश है ये कहने जा रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज़ के लोग, वो ज़्यादा प्यार भारत से करते हैं। पर मोदी जी ने तो पूरा तय कर लिया कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े होना है उनकी करप्शन का, क्योंकि करप्शन का नाता है ना उनका। तो भारत की पूरी जो स्थिति है उसको खराब करके भी बेंजामिन नेतन्याहू का साथ देना, इजराइल का नहीं। कि जिस तरीके से आपने बताया पूरे इस्लामिक कंट्री अब चाइना जा रहे हैं, हमारे भारत का भी जो व्यापार था खाड़ी देशों में वो भी थोड़ा सा असर पड़ा है, क्योंकि भारत ने लेट किया निर्णय देने में, वोटिंग करने में। और इसका असर ये हुआ कि अब चाइना मीटिंग कर रहा है अमेरिका के साथ और समझा रहा है कि युद्ध रोके, जबकि यहाँ पर भारत को कदम बढ़ाना चाहिए, भारत पे होना चाहिए कि भारत आगे आकर युद्ध रोकने का और इसमें निर्णायक बने। लेकिन वहाँ पे भारत को बैकफुट पे है और चाइना आगे आ रहा है, उन्हें दिखा रहा है कि वो उनका हितैषी है। चाइना की प्रेसिडेंटशिप में ही वो रेजोल्यूशन पास हुआ था कि जिसमें युद्ध विराम का रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास हुआ था। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, हम लोग तो एकदम बिल्कुल इतने ज़्यादा परेशान है कि अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते मोदी जी के कारनामे। तो चाइना इतना पावरफुल सडनली बन गया, वो यूएस जो कि चाइना को अपना दुश्मन मानता है, उसको अपना इकोनॉमिक प्रतिद्वंदी मानता है, और वो भारत के साथ नेगोशिएशन कर रहा था, भारत को सपोर्ट करने की बात कह रहा था। हालांकि वो झूठी बात थी, प्रैक्टिकली तो कोई सपोर्ट नहीं किया। हाँ, अडानी जी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं ज़ायनिस्ट भी, और अमेरिकन जो टॉप लीडरशिप है वो अडानी जी को और दूसरे इनके जो साथी हैं जो बिजनेसमैन हैं उनको तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो लेकिन चाइना वर्ल्ड लीडर बन गया सडनली। जो जगह हमारी थी, जिसका क्रेडिट हमें जाना चाहिए था, गल्फ कंट्रीज सारी, इस्लामिक कंट्रीज सारी भारत पे ज़्यादा विश्वास करती हैं, चाइना पे नहीं करती। सडनली इस फिलिस्तीन के मुद्दे की वजह से चाइना वर्ल्ड लीडर बन गया। अमेरिका तक उससे कह रहा है कि आप इसको वो करो, और जो बाइडन ने जी जिनपिंग को इतना बड़ा रिसेप्शन दिया, उससे बैठ के बातें की कि हम आपसे मिलिट्री के वो संबंध बनाना चाहते हैं, मतलब डिफेंस के संबंध बनाना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। तो ये किसकी वजह से हुआ? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की अपनी लालची प्रवृत्ति की वजह से, कि वो करप्शन में बेंजामिन नेतन्याहू का साथ नहीं छोड़ सकते। बेंजामिन नेतन्याहू ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ इजराइल में सबसे बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, जिन्होंने इजराइल की न्यायिक व्यवस्था चेंज इसलिए करने की ठानी कि अगर कोर्ट कोई फैसला करेगा मेरे खिलाफ करप्शन का, जो मोदी जी कर रहे हैं ना, तो वो कोर्ट का आदेश नहीं माना जाएगा। ऐसा कानून पास कराना चाहते थे वो। तो उनके खिलाफ इतना ज़बरदस्त बगावत हो गई, वो अपनी ज़ाती इंटरेस्ट के लिए। उनको पता है वो कभी भी जो फिलिस्तीन का युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि उनके फौजी आज टैंकों से ज़मीन पे कदम उतारते हुए डर रहे हैं। वो सिर्फ हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पे बम चला सकते हैं, टैंकों से गोले बरसा सकते हैं, वो भी निहत्थे लोगों पे। जहाँ जो भी उनका मुकाबला करने आता है तो उनके फौजी पलट के भाग रहे हैं। ये इससे मोदी जी ट्रेनिंग दिलवाना चाहते थे हमारे देश के बहादुर सैनिकों को इजरायलियों से, वो डरपोक बना देते। ये तो बड़ा अच्छा हुआ। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो अग्निवीर कहाँ से आया है? ये अग्निवीर ही लड़ रहे हैं वहाँ पे, जो ज़मीन पे पैर नहीं रख पा रहे हैं अपने। भारत के इतने बहादुर लोगों को अग्निवीर की ट्रेनिंग दे के 3 साल में बुज़दिल बनाने का सेना को जो ठेकेदारी मोदी जी ने ली है, उसको भी दोबारा सोचने का मौका आ गया। अब मैं ये बता रहा हूँ कि चाइना इतना आगे निकल गया, सारी इस्लामिक कंट्रीज़ ने एक
फैसला किया कि हम चाइना जाके गुहार लगाएंगे। आप सोचिए, और उसका फ़ायदा कितना ज़्यादा मिल रहा है। अब एक और लेटेस्ट बात जो हुई है, जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है, कि इजराइल ने 26/11/2008 में, सबको पता है कि लश्कर तैयबा ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था 2008 में। आज 15 साल हो चुके हैं, ठीक है। 15 साल बाद इजराइल को, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को, सॉरी इजराइल को नहीं, क्योंकि इजरायली लोग बेंजामिन नेतन्याहू को इम्बिसाइल कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, करप्ट कह रहे हैं, और प्रदर्शन हो रहे हैं ज़बरदस्त उनके खिलाफ। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी भारत को और गड्ढे में डालने के लिए, अब पता नहीं किस साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया है, कि हाँ, उन्होंने ये लश्कर तैयबा को 15 साल बाद आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अब तक शायद इजराइल का मित्र था, वो बेंजामिन नेतन्याहू का मित्र था लश्कर तैयबा। अब किया है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हमास को, क्योंकि जब अब ये अरिंदम बागची साहब ने युद्ध 7 अक्टूबर या 11 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था कि हमास जो है भारत में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका होम मिनिस्ट्री से पता करें। और होम मिनिस्ट्री ने आज तक भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास को नहीं घोषित किया। इसका खतरनाक जो रुख है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर ये बेंजामिन नेतन्याहू के करप्ट मोटिव्स की वजह से मोदी जी अगर उनकी बातों में आके हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत घोषित करता है, तो उसका नुकसान क्या होगा मैं आपको वो बता रहा हूँ। सबसे पहले कतर, ईरान और यूएई, जो जिनके डायरेक्ट संबंध हैं, और तुर्किया जो है उसके डायरेक्ट संबंध हैं हमास से। ये इल्ज़ामात लगते हैं कि हमास और अमेरिका के साथ मिलके, कतर के लोग मिलके, खुद बेंजामिन नेतन्याहू के लोगों के साथ मिलके, यानी कि इजरायली ऑफिशियल्स के साथ मिलके, कतर हमास के लोगों के साथ मिलके होस्टेजेस छुड़वाने की बात कर रहा है। तो जो भारत में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है, कोई भी टेररिस्ट का दोस्त होगा, कोई भी टेररिस्ट से संबंध रखता होगा, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से फाइनेंशियल या दूसरे तरह के संबंध रखेगा, वो भी टेररिस्ट हो जाएगा। अगर हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत देश घोषित करता है, तो कतर के रूलर्स को, ईरान के रूलर्स को, तुर्किया के रूलर्स को, रशिया के रूलर्स को, अभी एक हमास के बड़े अधिकारी जो हैं वो रशिया गए थे, मॉस्को गए थे, वो चाइना गए थे, इन सभी लोगों को हमें आतंकवादी संगठन का हिस्सा घोषित करना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं भारत का क्या नुकसान होगा उससे। ये सभी देशों के साथ हमारा व्यापार ख़त्म हो जाएगा। यही चाइना चाहता है, यही देश के दुश्मन चाहते हैं कि हमारा सभी गल्फ़ की कंट्रीज़ के साथ व्यापार ख़त्म हो जाए। हमें जो सस्ता तेल मिलता है, जिससे महंगाई कुछ अभी भी रुकी हुई है, क्योंकि ईरान से, इराक से, सऊदी अरब से हमें सस्ता तेल मिलता है, क्योंकि वो वहाँ के नागरिक हमारे देश के नागरिकों से प्यार करते हैं। पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश एक नहीं बचा, एक देश ऐसा नहीं है जहाँ पे स्वयं अपनी सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हुए। कुछ देश ऐसे हैं, क्योंकि जो देश खुलकर फ़िलिस्तीन की आज़ादी के, फ़िलिस्तीन के मजलूमों के साथ खड़े हैं, उनको छोड़ के, जैसे साउथ अफ्रीका है, वहाँ की तो पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया, ईरान है, कतर है, और ये आयरलैंड है, ऐसे बहुत सारे देशों को छोड़ के लोगों ने मजबूर किया जो बाइडन को ये स्टैंड लेने के लिए। वहाँ की जनता ने, लाखों लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, ये ब्रिटेन में, अमेरिका में, यूरोप में, सभी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में। ये सभी जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, जिनको जो ज़ायनिस्ट ताकतें करप्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको ख़रीदने की कोशिश करते हैं, उनसे गलत काम कराने के करते हैं, वो भी मजबूर हो गए। इजिप्ट की लीडरशिप एकदम इजराइल के साथ हाथ मिलवा के चलती थी, वो सीसी साहब कितना सख्त स्टैंड ले रहे हैं आज। सऊदी अरब के खुद इब्राहिम अकॉर्ड्स हुए थे अभी, आपको पता होगा सबको, कि इजराइल ने फ़िलिस्तीन को साइडलाइन करके 7 अक्टूबर से पहले सारे अरब देशों से दोस्ती का माहौल बना लिया था, सब अरब देशों से। वो सब अरब देशों में इतने बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं कि जो इजराइल के बेस्ट मित्र स्टेट हेड्स थे, अलग अलग कंट्रीज़ के, मिडिल ईस्ट की, उन सब को मजबूर होकर ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ा कि इजराइल के नागरिक तक हैरानी में है, अमेरिका के जो लीडर्स हैं वो हैरानी में है कि ये हो क्या गया। तो इतना पब्लिक सपोर्ट इस वक्त फ़िलिस्तीन के साथ है। भारत सिर्फ अडानी की वजह से, मोदी जी भारत का स्टैंड, जो उसका कंसिस्टेंट स्टैंड है फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा होने का, सिर्फ एक अडानी की वजह से
अगर मोदी जी चेंज करते हैं, करप्शन की वजह से मोदी जी चेंज करते हैं, तो ये भारत का बहुत बड़ा नुकसान वो कर भी चुके हैं और आगे भी भारत का बहुत बड़ा नुकसान वो करेंगे अगर हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करते हैं। एक चीज आप और समझाइए कि अडानी से भारत का तो पता है, इजराइल से क्या संबंध है, ये विस्तार में थोड़ा सा संक्षिप्त में और मतलब थोड़ा से आसान शब्दों में बताइएगा। अडानी से इजराइल का या बेंजामिन नेतन्याहू का, इजराइल में नहीं कहूँगा क्योंकि इजराइल के नागरिक बहुत सारे ईमानदार नागरिक भी हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वॉर के टाइम में, जंग के टाइम में या युद्ध के टाइम में आपने कोई देश ऐसा देखा है जो अपने खुद के प्रधानमंत्री के खिलाफ इतने बड़े बड़े प्रदर्शन करें? वो प्रधानमंत्री कितना बड़ा भ्रष्ट, बेईमान, एंटी नेशनल होगा अपनी कंट्री के, जिसके देश के नागरिक उसके खुद के खिलाफ युद्ध के टाइम में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये संबंध हैं बेंजामिन नेतन्याहू और अडानी जी के। तो अडानी जी के खिलाफ अगर मैं बोलने लगूंगा तो मेरे पास कुछ और बचेगा ही नहीं बोलने के लिए। और इनके सारे जो ये गंदे घिनौने कारनामे करते हैं, जो इन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो शेयर मार्केट में घोटाले का जो इल्ज़ाम आया, ये कहाँ से सीखते हैं? ये ज़ायनिस्ट ताकतें हैं ना, ज़ायनिस्ट के जो एजेंट्स होते हैं, वही ये सब इन्हें ये सब चीज़ें करना के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो अडानी जी इजराइल या ज़ायनिस्ट ताकतों पे पूरी तरीके से निर्भर करते हैं। जितने भी इनके जो ब्रदर हैं वो देश में आ सकते हैं क्या? खुद अडानी जी के ब्रदर जो हैं बड़े, वो केमन आइलैंड्स में, कभी किसी आइलैंड में कंपनियां क्यों बनाते हैं, कभी मॉरिशस में, भारत में कंपनी क्यों नहीं बनाते? वो यहाँ कौन मदद करता है? यही बेंजामिन नेतन्याहू की वो करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस और मशीनरी, जिसकी वजह से वो खुद जेल जाने के कगार पे खड़े हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू साहब, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि अगर देश की सुप्रीम कोर्ट, इजराइल की सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ अगर कोई फैसला देगी कि मैंने करप्शन की है, तो पार्लियामेंट यानी कि सरकार उस फैसले को रद्द कर देगी। यानी कि भारत की सुप्रीम कोर्ट मोदी जी को ये कहे कि अडानी जी के साथ मिलके आपने ये 15-20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है, तो मोदी जी भी ऐसा कानून बनाने लगे कि ये 15 लाख का घोटाला तो हमने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, दिखा दिया दुनिया को कि हमने किया है, मगर ये ऑर्डर जो है मैं निरस्त करता हूँ। ऐसा कानून बनाने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने अडानी जी के साथ उस समय जब वो दुनिया में सबसे भ्रष्ट बिजनेसमैन के तौर पे उभरे थे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाई थी। आपने किसी और प्रधानमंत्री को किसी और देश के देखा है एक छोटा सा हाइफा पोर्ट देने की इनॉग्रेशन करने के लिए प्रधानमंत्री एक बिजनेसमैन के साथ फ़ोटो खिंचवाए? आमतौर पे जो ईमानदार छवि रखते हैं वो किसी भी बिजनेसमैन के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाते। ये कहते हैं कि ये तो सरकारी अफसरों ने ये फैसला किया होगा, ये टेंडर तो अफसरों ने छुड़वाया होगा, या एक प्रक्रिया होती है उनको ऑटोमेटिकली मिल गया, ये कोई नहीं कहता कि मैंने दिलवाया खड़ा होकर। तो इस हद तक अडानी जी का और बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी करप्शन का जो एक इकोसिस्टम है उसमें घुसपैठ है। भारत में जो अभी ममता बनर्जी साहिबा को मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, उन्होंने एक बहुत बड़ा टेंडर उनका रद्द किया है, क्योंकि उसमें भी वही झूठे नकली कागज़ बना के उन्होंने वो टेंडर लिया था। उनका कोई भी काम, अडानी जी का, मेरा मानना ऐसा है, एक भी टेंडर बगैर मोदी जी के फ़ोन के अगर देश से बाहर है नहीं मिल सकता, बिकॉज उनको बिजनेस करना आता ही नहीं, उनको किसी चीज़ की अकल नहीं है। अब अगर आप उनसे बात कर लें, आप इंटरव्यू ले लो, आप उनका जितने बिजनेस करते हैं उसमें से एक भी बिजनेस के बारे में अगर आप उनसे जानकारी प्राप्त कर लो कि ये बिज़नेस है क्या, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो बिजनेसमैन है ही नहीं। अमित शाह जी और मोदी जी का पैसा हैंडल करने के लिए एक वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ नहीं है वो। तो ऐसे व्यक्ति को एक भी टेंडर ईमानदारी से नहीं मिल सकता, चाहे वो देश के अंदर हो। यहाँ देश के अंदर अमित शाह जी के दबाव में और देश से बाहर मोदी जी के फ़ोन कॉल्स में। मोदी जी फ़ोन कॉल कभी भारत के लिए नहीं करते। अभी कतर में हमारे जो नौसैनिक हैं वो फांसी की सज़ा फेस कर रहे हैं, वहाँ मोदी जी फ़ोन नहीं करेंगे पर्सनल। हाँ, अडानी जी को अगर कोई पोर्ट दिलवाना होगा तो श्रीलंका फ़ोन करने के इल्ज़ाम उनके ऊपर लगते हैं। अभी बेंजामिन नेतन्याहू साहब का तो मैं बता ही रहा हूँ, कतर में अगर कोई इनको टेंडर दिलवाना होगा तो तुरंत फ़ोन कर देंगे वो। तो भारत का पूरा इंटरेस्ट मोदी जी अडानी जी की खातिर बेच रहे हैं, सिर्फ अडानी जी के लिए वो फ़ोन करते हैं। भारत की सारी ताकत अडानी जी को प्रमोट करने के लिए, यानी कि अपना पैसा बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और
भारत का नुकसान करके भी अपना पैसा बनाते हैं। हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अंदरूनी कितना बड़ा कनेक्शन है ये हमने आपको आसान शब्दों में बहुत ही गंभीर बातों को आसान करके समझाने की कोशिश की। किस तरीके से चाइना ने हाथ मारा है और एक भारत की एक छोटी गलती ने चाइना को कितना बड़ा फ़ायदा पहुंचाया है और भारत का कितना नुकसान हो गया है, ये हमने समझाने की कोशिश की। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।